धन्यवाद जानकी। सर्वप्रथम मैं ऑनरेबल मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ मिज़ोरम सुश्री लाल रिनपोई जी का स्वागत करता हूं और बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इतने व्यस्त समय में भी आपने समय निकाला। अभी असेंबली वहां चल रही है, उसके बावजूद भी आप हमारे इस समन्वय कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। समन्वय के दूसरे दिन में बाकी सभी प्रतिभागियों का भी मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं बीआरएलएफ की जो 10 साल की जर्नी है उसको मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। और एक तरह से ये बीआरएलएफ की जर्नी के साथ साथ ये मेरी जर्नी भी है, क्योंकि मैं 2014 से बीआरएलएफ में हूं, जब से बीआरएलएफ स्टार्ट हुआ था। तो एक एक क्षण, एक एक समय, एक एक स्ट्रगल, एक एक चैलेंजेस को जो हम लोगों ने फेस किया है उसको मैंने पूरा अनुभव किया है, देखा है, समझा है, उसके साथ चले हैं और गिरे भी हैं, फिर खड़े भी हुए हैं, फिर आगे बढ़े हैं। तो ये सारा अनुभव बहुत ही रोचक है। मैं इस बात पे नहीं जाऊंगा कि बीआरएलएफ की स्थापना कैसे हुई थी, बिकॉज़ कल डॉक्टर शाह ने काफ़ी डिटेल में बताया था कि इसके स्थापना के पीछे में क्या मंशा थी। मोटे तौर पे बीआरएलएफ को एक ऐसी संस्था के तौर पे देखा जा रहा था या बनाया गया था जो कि पार्टनरशिप को नर्चर करे। पार्टनरशिप में सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट, डोनर, कम्युनिटी, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, इन सब को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए। यही कल्पना के साथ में बीआरएलएफ की स्थापना हुई थी। क्योंकि कल डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि सिविल सोसाइटी एक अलग तरीके से काम कर रही है, गवर्नमेंट एक अलग तरीके से काम कर रही है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे बहुत फॉर्मल तरीके से। इनफॉर्मली कहीं कहीं पर ज़रूर हो रहा था, बट एक फॉर्मल तरीके से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना ऐसा बहुत कम था। तो बीआरएलएफ की यही सोच थी कि बीआरएलएफ इन सब को एक साथ लेके आएगा और जो सिविल सोसाइटी की जो क्षमता है, जो एक कम्युनिटी के प्रोसेसेस को वो लेके जाते हैं, कम्युनिटी प्रोसेसेस में उनकी बहुत अच्छी पहुंच है, बहुत अच्छा उनकी समझ है, उस कम्युनिटी प्रोसेस को एक स्केल पे लेके जाना। गवर्नमेंट के पास में बहुत रिसोर्सेस हैं, बहुत ज़्यादा स्केल पे काम करते हैं, लेकिन जो क्वालिटी कम्युनिटी के साथ जो इंगेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो ये सोच करके ही बीआरएलएफ का इसमें स्थापना की गई थी। 2013 में रजिस्टर्ड हुई थी। 2014 में हम लोगों ने अपने पूरे सिस्टम्स को इस्टेब्लिश किया। सिस्टम मतलब ये पहली बार एक ऐसी कॉम्प्लेक्स डोनर एजेंसी थी, फंडिंग एजेंसी थी, जिसके सिस्टम्स बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को बनाने पड़े, लेकिन उसमें भी बहुत टाइम लगा। एक बार बना, 2 बार बना, फॉर्म्स, फॉर्मेट, डोनर एजेंसीज की तरह हम कैसे काम करेंगे। फिर हमने चेंज किया कि नहीं, हम पार्टनरशिप मोड पे काम करेंगे, हमारा डोनर एंड डोनी का कोई रिलेशनशिप नहीं रहेगा, ग्रांटी एंड ग्रांटर का नहीं रहेगा, जस्ट एक कागज़ पे रहेगा, बाकी और कहीं नहीं रहेगा। तो 2014 में ये सारा डिस्कशंस हुए, सारे चर्चाएं हुई, बैठ करके मंथन किया और हमने सारे फॉर्म्स, फॉर्मेट्स बिल्ड किए। और 2015 1 अप्रैल 2015 में हमने अपना फील्ड का जर्नी स्टार्ट किया। और शुरुआत में हम बीआरएलएफ की फंडिंग आर्किटेक्ट भी बहुत डिफरेंट है और बहुत कॉम्प्लेक्स है। जैसा कल डॉक्टर साहब भी बोल रहे थे कि हम लोग स्टैंड अलोन काम नहीं करते हैं, कि हमने एक आपको ग्रांट दे दिया और आपने उस ग्रांट से कुछ काम कर दिया, जिसमें आपको आपके पास में टीम का पैसा भी आ गया, आपके पास में प्रोग्राम का भी पैसा आ गया, आपके पास में पानी का काम का पैसा, एग्रीकल्चर का पैसा, ये सारा पैसा आपको दे दिया। हमारा फंडिंग आर्किटेक्ट उस तरीके का नहीं है। हम लोग एक प्रोजेक्ट का एक कॉस्ट देते हैं, विच इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉस्ट, विच इंक्लूड्स कि आपका एचआर कॉस्ट हो सकता है, ओवरहेड कॉस्ट हो सकते हैं, आपके इनोवेशंस हो सकते हैं, आपके कैपेसिटी बिल्डिंग का कॉस्ट हो सकता है। बट जो प्रोग्राम का कॉस्ट है, जैसे आपको पानी का उपलब्धता उस क्षेत्र में बढ़ाना है, इतने गाँव में बढ़ाना है, तो उसके लिए ऑलरेडी
एमजी नरेगा है, वाटरशेड का है, आईडब्ल्यूएमपी है, ग्रास रूट लेवल पे बहुत बहुत सारा रिसोर्सेस है। तो आप जो पार्टनर है उसको वो रिसोर्सेज को लेके आना है, और बीआरएलएफ की तरफ से जो क्रिटिकल सपोर्ट है, जो गैप है, जो गैप फंडिंग है, वो फंडिंग बीआरएलएफ देगा। तो ये अपने आप में भी बहुत कॉम्प्लेक्स था, और पहली बार संस्थाओं के साथ में इस आइडिया को लेकर के हम गए तो बहुत सारे संस्थाओं ने ये भी कहा कि ये कैसे होगा, हम कहाँ से लाएंगे, कि कैसे आप तो एक दे रहे हो। दूसरा, हमें भी डर था कि भाई हमारे तरफ से तो फंडिंग जा रहा है, हमारा नलका तो खुला हुआ है, उधर से रिसोर्सेज भी आएगा कि नहीं आएगा गवर्नमेंट की तरफ से, ये भी हम लोगों को बहुत बड़ा डर था। लेकिन फिर भी हम लोग आगे बढ़े। लेकिन शुरुआत में हमारा सारा स्टैंड लोन प्रोजेक्ट था, और हमारे पास में बड़े पार्टनर थे, बायफ, प्रधान, AKRSP, सृजन, FES, इस तरह के बड़े पार्टनर भी थे और कुछ छोटे पार्टनर भी थे। तो हमारी जर्नी 2015 में स्टार्ट हुई, और 2015-16 में हम लोगों ने 16 में फिर हमने थोड़ा सा रिव्यू किया, और हम लोगों को ये पता चला कि जो बड़े पार्टनर हैं उनकी चूँकि क्रेडिबिलिटी है, उनको जानते हैं, तो उनको गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को लेवरेज करने में ज़्यादा परेशानी नहीं आ रही थी। लेकिन जो छोटे पार्टनर थे, जो ब्लॉक लेवल पे काम कर रहे थे, वो भी हमारे पार्टनर थे, लेकिन उनका स्ट्रगल बहुत ज़्यादा था, क्योंकि कोई फॉर्मल अरेंजमेंट नहीं था कि हाँ हम गवर्नमेंट की तरफ से इतना रिसोर्सेस आएगा ही आएगा, या ये हमारे पार्टनर हैं इनको बीआरएलएफ सपोर्ट कर रहा, तो और भी गवर्नमेंट की तरफ से इतना आएगा। ये इंश्योर करने का जो काम था बीआरएलएफ ने फैसिलिटेट किया, लेकिन वो एक फॉर्मल तरीके से नहीं था। तो फिर हम लोगों को समझ में आया कि ये कैसे करें। और मुझे याद है कि 2015 में जब हम फर्स्ट प्रोजेक्ट के में गए थे, उस समय भी MORD के जॉइंट सेक्रेटरी ने बहुत बोला था कि ये आप गलत कर रहे हो, ये ठीक नहीं होगा, इससे चलेगा नहीं। लेकिन हम लोगों को भी कुछ काम करना था, तो हम लोगों ने बोला कि नहीं, हम लोग इसमें चलेंगे, थोड़ा अनुभव आएगा, देखेंगे, उसके बाद आगे की बात को फिर से करेंगे। तो ये फर्स्ट राउंड में, फर्स्ट 2 कॉल फॉर प्रपोजल्स में हमें ये निकल के आ गया कि जब तक फॉर्मल एग्रीमेंट्स नहीं होंगे, जब तक ये नहीं होगा कि सरकार, राज्य सरकार इतना लगाएगी इस प्रोजेक्ट के लिए, और बीआरएलएफ इतना इन्वेस्ट करेगा थ्रू रिसोर्सेज और थ्रू डोनर रिसोर्सेज, तब तक ये अच्छे तरीके से, स्मूथ तरीके से प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएंगे। तो हमें सबसे पहला ब्रेक थ्रू जो हमें मिला, वो हमें 2017 में मिला। 2017 में गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने, कल देवेंद्र सर आए थे, देवेंद्र सरकार सर ने भी बताया कि पहली बार हमने स्प्रिंग सेट पे काम किया, और स्प्रिंग सेट पे हमने 4 जो डिस्ट्रिक्ट्स थे नॉर्थ वेस्ट बंगाल के, वहाँ पर हमने 290 स्प्रिंग्स को हमने ट्रीट किया, और जो ट्रीटमेंट का पैसा था वो इंश्योर हुआ कि एनजी नरेगा इतना पैसा इसमें लगाएगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हमारे 2 पार्टनर थे, एक फील्ड पार्टनर था, एक नॉलेज पार्टनर था, और बहुत आसानी से हमारा लेवरेज भी आ गया। बहुत आसानी से हमने 290 स्प्रिंग्स को का ट्रीटमेंट किया, उसमें डिस्चार्ज बढ़ा, और वहाँ से फिर हमारी जर्नी बिल्कुल टर्न हो गई, और हमने ये देखा कि अब स्टेट पार्टनरशिप वाला जो मॉडल है ये सबसे बेहतरीन मॉडल है, और बीआरएलएफ के साथ में कम्प्लीटली अलाइन करता है। और लकीली 2017 में देवेंद्र सरकार सर ने ही बोला कि इस मॉडल में हम लोगों को बहुत पावर दिख रहा है, तो हम लोग क्यों ना इसको एक बड़े स्केल पे इसको देखें, बड़े स्केल पे क्यों ना हम इसको करें। और फिर हम लोग जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल है, जो कि बहुत ज़्यादा डिग्रेडेड है और झारखंड के साथ में लगा हुआ है, वहाँ हमने ऊषर मुक्ति प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि एमजी नरेगा को वाटर सेट के मोड पे हमने इम्प्लीमेंट किया, फर्स्ट टाइम इन द कंट्री। कि अभी तक तो एमजी नरेगा का इम्प्लीमेंटेशन पूरा पैचेस में होता था, और यही देवेंद्र सरकार सर ने यही कहा कि हमारा काम तो हो रहा है लेकिन बहुत पैच में हो रहा है, इसको एक जगह एक लैंडस्केप अप्रोच में लेकर के आएँ, ऐसा हम नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों को डर भी था, क्योंकि एमजी नरेगा का धरातल में जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और वेस्ट बंगाल जहाँ पर ग्राम पंचायतें इतनी सशक्त हैं, हम वहाँ जा कर के ये बात करेंगे, क्या हम कर पाएंगे। और सेकेंड चीज़, जो लीकेजेस हैं उस पर हम क्या करेंगे, हम जाएंगे तो हम तो इसको मना करेंगे, तो हम तो डेली मार खाएंगे। तो ये बात हमने जाकर कमिश्नर सर को बोली कि सर ये एक समस्या है। प्रधान और हम लोग दोनों गए,
कि हम कैसे करेंगे, ये आप थोड़ा सा बताइए, हमारा तो अप्रोच अलग है, हम ये होने नहीं देंगे। तो उन्होंने बोला कि देखो, जिस स्केल पे आप सोच रहे हो उसका अगर 50% भी अगर आप कर दोगे, 50% भी, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। और उसी बात को लेकर के हम गए, आगे बढ़े, और बहुत अच्छे तरीके से ऊषर मुक्ति में काम हुआ, और बहुत साइंटिफिकली काम हुआ। साइंटिफिकली इन द सेंस कि अपलैंड में एक अलग तरीके का अप्रोच, मिडलैंड में एक अलग तरीके का अप्रोच, लोलैंड में एक अलग तरीके का अप्रोच, ये तीनों अप्रोच को लेकर के हम वहाँ गए, और प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट हुआ और इम्प्लीमेंट हुआ। उसके बाद देवेंदु सर दिल्ली में आकर के उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया कि ऊषर मुक्ति हम चला रहे हैं बीआरएलएफ के सपोर्ट से। उसी मीटिंग में छत्तीसगढ़ के कमिश्नर थे, वो वहीं मीटिंग से सीधे बीआरएलएफ के ऑफिस में आए और बोले कि हमारे साथ क्यों नहीं आप काम कर रहे। तो वहाँ से 2018 में हमने छत्तीसगढ़ में स्टार्ट किया। छत्तीसगढ़ के बाद में हमारा 2018 में उड़ीसा में हम लोगों ने स्टेट पार्टनरशिप एक बहुत लार्ज स्केल प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्लस्टर प्रोजेक्ट, जिसमें 40 ब्लॉक्स में हम लोग काम कर रहे हैं, ओएलएम, मिशन शक्ति और 13 डिपार्टमेंट के साथ। और हर इतने सालों से हर डिपार्टमेंट, हर जगह, हर सरकार कन्वर्जन्स के ऊपर में बात करती है, लेकिन अगर आपको रियल में कन्वर्जन्स अगर देखना है कि 13 डिपार्टमेंट एक साथ मिल करके कैसे काम कर रहे हैं, तो आपको एपीसी प्रोजेक्ट में दिखने को मिलेगा। और इसको ये इतना सक्सेसफुल हुआ कि गवर्नमेंट ने इसको मिशन के रूप में अभी अडॉप्ट कर लिया है। गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने इसको मिशन के तौर पे अडॉप्ट किया है। फिर हम 2020 में हमारे पास में सिद्धार्थ त्रिपाठी जी, जो वेस्ट बंगाल झारखंड के जो कमिश्नर थे एमजी नरेगा, वो हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि हम भी आपके साथ काम करना चाहते हैं और व्हाट्सएप अप्रोच में काम करना चाहते हैं। वहाँ से हमारी झारखंड की जर्नी स्टार्ट हुई जीविदा हासा प्रोजेक्ट की। उसके बाद फिर 2021 में हम तेलंगाना में गए सीएफआर के प्रोजेक्ट को लेकर के। 2022 में हमने महाराष्ट्र में सर के डायरेक्शन में, नंद कुमार सर हमारे साथ हैं, सर के डायरेक्शन में बहुत डिस्कशंस, बहुत सारे चर्चाओं के बाद हमने महाराष्ट्र में एंटर किए बहुत अच्छे से, और आज बहुत बड़ा महाराष्ट्र में सहयोग मिल रहा है। 22 में हम बोडोलैंड में हमने कदम रखा। बोडोलैंड में भी चीफ को आपने सुना, और कल चीफ ने बताया भी कि बोडोलैंड में क्या स्थिति थी, कैसे वहाँ पर क्या प्रॉब्लम था। उसको लेकर के उन्होंने बीआरएलएफ को इनवाइट किया कि यहाँ 3 डिकेड से प्रॉपर प्लानिंग नहीं हुई है किसी भी स्कीम्स की, किसी भी फ्लैगशिप स्कीम्स की, तो कोई प्लानिंग भी नहीं कर पा रहा, और गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनका उस तरह का आदत भी नहीं है, आदत भी बदल गया है। 3 डिकेड से काम करने का नज़रिया बदल गया है। तो क्या बीआरएलएफ इसको एक अलग तरीके से देख सकता है? आज के समय में मैं बहुत प्राउडली बोल सकता हूँ कि हमने जो वहाँ पर प्लानिंग किया है, 900 करोड़ का प्लान हमने पूरा निकाला है, और उसमें एक गांव की महिला पहली बार वो बोल रही है कि क्या मुझे 1,70,000 का फार्म पाउंड मिल सकता है क्या गवर्नमेंट से, मनरेगा से मिल सकता है। फर्स्ट टाइम वो अपनी लाइफ में ये कह रही है। तो इस तरह से बोडोलैंड में हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, और अभी तक बीआरएलएफ इन सारे प्रोजेक्ट्स में। एक बात मैं और भी कहना चाहूँगा कि हमेशा लोग बोलते हैं कि सिविल सोसाइटी के अंदर में स्केल को लेकर के बड़ा भ्रम है कि स्केल का मतलब है कि हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे क्वालिटी पे। सो बीआरएलएफ स्केल पे काम करता है, लेकिन बीआरएलएफ का स्केल का मायना बहुत अलग है। बीआरएलएफ पार्टनर को 2 ही ब्लॉक देता है, 1 ही ब्लॉक देता है, उसके पास तो छोटा ही है, स्केल नहीं है। लेकिन जब कंसोर्शियम ऑफ एनजीओज आते हैं, 17 पार्टनर, 18 पार्टनर, तो वहाँ स्केल आता है। तो कहीं हम क्वालिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, और हम स्केल को भी लेके चलते हैं, दोनों चीज़ों। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का हमेशा रहता है कि स्केल पे आप बात करिए, क्या 1-2 ब्लॉक की बात कर रहे हैं, आपको 20 ब्लॉक 25 ब्लॉक पे काम करने की बात कर रहे हैं। आज अभी
मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स कर रहा है कि आप पैन इंडिया में जनमान स्कीम को आप इम्प्लीमेंट कर दीजिए, आप बाकी प्रोजेक्ट को मत चलाइए, आप इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर दीजिए। तो सरकार का हमेशा स्केल की बात होती है, स्केल पे बात होती है। तो हमने उन दोनों को इंटैक्ट रखा है, हम स्केल पे भी जाते हैं लेकिन हम क्वालिटी को भी रखते हैं, क्योंकि हम सिविल सोसाइटी जो हमारे पार्टनर हैं 90% पार्टनर हमारे छोटे पार्टनर हैं, वेरी स्मॉल पार्टनर जिनका बहुत कम प्रोजेक्ट उनके पास में है, लेकिन क्रेडिबिलिटी है, उनकी क्रेडिबिलिटी है, उनका कमिटमेंट है, वो अपने समाज के साथ में कुछ करना चाहते हैं। तो उन छोटे पार्टनर को लेकर के हम आगे बढ़े हैं। अभी तक हम 13 लाख हाउस होल्ड तक पहुंच पाए हैं और 4,600 करोड़ का लेवरेज अभी तक हम लोगों ने किया है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये 4,600 करोड़ इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से धरातल पे हुआ है। कभी मौका लगे तो आप ज़रूर फील्ड में हमारे साथ में आइएगा, आप लोग तो हैं ही वहाँ पर, और लोग भी आएँ, ज़रूर देखें दूसरे स्टेट में कैसे हमने काम किया है। और BRLF ने तकरीबन 200 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट सिविल सोसाइटी को फंडिंग सपोर्ट में किया है। मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि जितनी भी परियोजनाएं चलाई गईं और इनकी सफलता के पीछे हमारे जितने भी CSO पार्टनर हैं उनका सबसे बड़ा योगदान है। उन्होंने BRLF के कॉन्सेप्ट को समझा, BRLF के कॉन्सेप्ट को अपने अंदर लेके आए, संस्था के अंदर लेके आए, BRLF पे भरोसा किया और आगे बढ़े। तो मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद अपने CSO पार्टनर्स का करूँगा जिन्होंने इस पूरी जर्नी में हम लोगों का पूरा सपोर्ट किया। दूसरा, मैं राज्य सरकारों के भी उन अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हमारी बात को समझा, हमारे मॉडल को समझा, और उन्होंने ये कहा कि नहीं, इस तरीके से हम आगे चल सकते हैं, और हर लेवल पे, हर स्तर पे BRLF को सपोर्ट किया, BRLF के काम को प्रोत्साहन दिया। तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं जो हमारे डोनर पार्टनर हैं जिन्होंने हमें फंडिंग सपोर्ट दिया, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उनके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते थे, उनके फंडिंग सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ें। लेकिन हाँ, उनकी फंडिंग को एक अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना, ये भी हमने इंश्योर किया, ये भी हमारा कमिटमेंट है, ये हमारी प्रॉमिस थी और ये हमने प्रॉमिस पूरी की। बेशक हम इस आज समन्वय के दूसरे दिन में हैं और ये यात्रा अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये यात्रा भी जारी है और चलती रहेगी। और हम आने वाले समय में हम और भी, हमारे सामने चुनौतियां आएंगी लेकिन हमारे पास सफलताएं भी आएंगी, और उसी जुनून और समर्पण के साथ हम ऐसे ही भविष्य की दिशा में काम करना जारी रखेंगे, जहां प्रत्येक भारतीय ग्रामीण परिवार को स्थायी आजीविका और सम्मान और समृद्धि तक हम पहुंचा सके। एक और बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सपोर्ट इस पूरे इम्पैक्ट से जो निकल के आया है, सिविल सोसाइटी जो हमारे पार्टनर थे, छोटे पार्टनर थे, उनकी जो कैपेसिटी बिल्ड हुई है, जिन्होंने वाटरशेड पे काम नहीं किया था लेकिन आज उनकी संस्था में एक वाटरशेड का वर्टिकल खड़ा हो गया है, और अपनी सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उनकी क्रेडिबिलिटी, उनका रिकग्निशन जो गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का, वो एक इंक्रीज हुआ है। आज वो ब्लॉक में ब्लॉक ऑफिसर्स उनके ऑफिस में बैठ करके काम करते हैं, उनके साथ मिल के काम करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट, बहुत बड़ा चेंज मुझे दिखा है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर मैं बोलूँ तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को एक एक्सटेंडेड हैंड मिले हैं। पहले वो लोग काम करते थे लेकिन उनको अब ये रहता है कि हाँ, BRLF के पार्टनर और BRLF है तो मेरा काम में क्वालिटी आएगा, मेरा काम अच्छे तरीके से होगा, और जो सबसे ज़्यादा डिज़र्विंग कैंडिडेट है उसको डिपार्टमेंट की उसके पास में पहुंच जाएगी। ये गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा पॉजिटिव मिला है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कम्युनिटी का परसेप्शन चेंज हुआ है गवर्नमेंट के स्कीम्स को लेकर के। मनरेगा को लेकर के पहले बहुत, अभी कल आपने मुखिया जी को सुना, अनीता पूर्ति को, कि कोई ज़मीन देना नहीं चाहता था। वेस्ट बंगाल में भी यही था, अधूरा काम छोड़ के चले गए, उसके बाद कोई नहीं देना चाहता था। प्राइवेट लैंड जो IBS स्कीम है, जो सबसे पावरफुल है, कोई नहीं देना चाहता था। लेकिन
आज के समय में एक समुदाय का परसेप्शन चेंज हुआ है कि नहीं, आप हमारे खेत में भी काम करिए, वहाँ भी काम करिए। तो एक सबसे बड़ा पॉजिटिव है कि लोगों की जो आस्था सरकारी का स्कीम्स के प्रति जो आई है, जो बढ़ी है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिजल्ट मैं मानता हूँ। समुदाय को भी इजी एक्सेस मिला है स्कीम का, उनके घर तक हम पहुँचे हैं प्लानिंग को लेकर के, प्लान्स को लेकर के, ये उनको एक मिला है एसेट्स उनको मिले हैं, और उनकी इनकम जो है वो इन्हांस हुई है। डोनर्स को भी जो फ़ायदा हुआ है वो मैं मानता हूँ कि जो गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेस हैं उनको एक लेवरेज कर पाए हैं, बहुत कम पैसे में बहुत बड़े इम्पैक्ट को हम लेके आए हैं, वो भी एक डोनर्स के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं और ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस मैं इसलिए ज़्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद इस जर्नी में था, तो मैं थोड़ा सा इमोशंस मेरे जुड़े हुए हैं इसके साथ में। और उम्मीद मैं यही करता हूँ कि हम इसी तरीके से आगे चलेंगे, और जो हम ऑब्जेक्टिव लेके चले हैं और जो 2047 का जो एक विकसित भारत की कल्पना है उसको हम पूरा कर पाएंगे। धन्यवाद।